वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की, जो 18 अगस्त को आपको दी गई है। पहले हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसको कर लेंगे और उसके बाद इसी वीडियो के लास्ट में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी इसको देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस कार्यपत्रक में किसके बारे में बताया गया है? पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। उससे पहले एक बार ये कुछ देख लेते हैं, विचार करने को इसने बोला है। कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती है? कभी आपने सोचा है? या ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? या कमल के पौधों की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं? या फिर मेंढक पानी के आसपास ही क्यों पाए जाते हैं? या तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली ही क्यों है? तो ये सब कभी एक बार आपने ऐसा कुछ सोचा है? तो ये देखते हैं कि कैक्टस के पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती है। क्योंकि अब देखो, कैक्टस का परितंत्र या एनवायरनमेंट, आसपास इकोसिस्टम क्या है कि वो डेजर्ट में मिलता है, मरुस्थल में मिलता है, रेगिस्तान में मिलता है। तो उसने अपने पत्तियों को कांटों के रूप में ढाल दिया ताकि उसका पानी कम से कम उड़े। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है जिससे पौधों का पानी उड़ता है, और वहाँ पानी की कमी वैसे ही है तो उसने अपना रूप चेंज कर लिया। ऐसे ही ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो काफ़ी भारी सामान भी एक जगह से दूसरे जगह पे काफ़ी तेज़ स्पीड में ले जा सकता है। 4 किलोमीटर पर घंटे तक की स्पीड इतने गर्म उसमें चल जाता है रेगिस्तान में। क्यों? क्योंकि एक तो उसके पैरों के नीचे गद्देदार होते हैं तो उसको गर्मी पैरों पे कम लगती है, और उस पर बाल ज़्यादा होते हैं उसके शरीर पे, जो गर्मी में इसको बचाते हैं और रात में भी ठंड से इसको बचाते हैं। क्योंकि डेज़र्ट में, रेगिस्तान में जितना गर्मी दिन में होती है उससे काफ़ी ज़्यादा ठंड रात में भी हो जाती है। अब कमल के पौधों की बात करते हैं। कमल के पौधों की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं? आपने कभी कमल का पौधा देखा हो? वो पानी में ही रहता है ना। तो वो कमल के पत्तों की चपटियाँ इसलिए होती है ताकि वहाँ बारिश वगैरह या पानी उसके बॉडी के ऊपर, अगर उसके पत्तियों के ऊपर ज़्यादा देर रुकेगा तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना कैसे बनाएगा। तो उसकी चपटी इसीलिए होती हैं। अपने एनवायरनमेंट को देख के उसने भी ढाल लिया है। और मेंढक को पानी की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि मेंढक पानी से बाहर जिंदा तो रह जाता है, पर अगर उसकी स्किन या त्वचा सूख जाएगी तो वो मर जाएगा, इसलिए उसको पानी के पास ही रहना पड़ता है। और तटीय क्षेत्रों के रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन मछली ही इसलिए है क्योंकि उनके आसपास पानी ज़्यादा मिलता है। तो उसको उसी प्रकार से ढालने के लिए वो उसको पानी में मछलियाँ ज़्यादा मिलेगी तो मछलियाँ उनका भोजन बन गई हैं। तो इसीलिए ये पारितंत्र इन दोनों का आपस में इंटरलिंक होता है। इंटरलिंक मतलब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कैक्टस है, ये भी निर्भर है बारिश पर, तो इसने अपने चेंज कर लिए हैं। इसी प्रकार से इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है मेंढक को, तो इसने भी पानी के पास रहता है। और जो तटीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं तो उनका एनवायरनमेंट, उनके आसपास का एनवायरनमेंट पानी का होगा, तो उन्होंने मछली को मुख्य भोजन अपना बना लिया है। तो यही सब के बारे में इसमें बताया गया है। अब पारितंत्र क्या होता है? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। इकोसिस्टम क्या होता है? जो भी उसमें लिविंग बींग्स हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मानव है, और उनके आसपास का जो वातावरण है, पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, ये सब मिलके ही पारितंत्र या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वो जीविक हो या अजीविक, चाहे बायोटिक हो या अबायोटिक। एक पारितंत्र में वे सभी फैक्टर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में परस्पर क्रिया करते हैं, कोई भी काम करते हैं। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियाँ होती हैं। ये भी ठीक बात है। वह स्थितियाँ निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के जीव वहाँ रहने में सक्षम होंगे। अब वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसी पे डिपेंड करेगा ना
कि कौन से जीव वहाँ रह पाएंगे। जैसे अगर वहाँ पानी का एनवायरनमेंट तो वहाँ मेंढक ज़्यादा रह पाएगा या कमल के पेड़ ज़्यादा रह पाएंगे। वहाँ कोई मेंढक की जगह कोई और जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं वो नहीं रह पाएगा ना पानी के अंदर। जीव जंतु के प्रकार के जीव वहाँ रहने में सक्षम होंगे, उसी प्रकार के जीव जंतु रहने में सक्षम होंगे जो उनके हिसाब से अपने आप को बॉडी को ढाल चुके होंगे। और जीव जंतु केवल वही पनप सकते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत पूरी हो। अब मेंढक को पानी की ज़रूरत है तो पानी के पास ही जिंदा रहेगा, पानी से दूर ले जाओगे उसको रेगिस्तान में छोड़ दोगे तो थोड़ा ना वो जिंदा रह पाएगा। अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक अपना अलग ही पारितंत्र हो सकता है। ये भी सही बात है। अब रेगिस्तान में रेगिस्तान जैसी वनस्पतियाँ मिलेंगी और जीव जंतु मिलेंगे, वहाँ जैसे ऊँट हो जाएगा, कैक्टस हो जाएंगे। और अधिक वर्षा वाले जो वन होंगे वह वैसे वाले पेड़ होंगे जिनको जो ज़्यादा पानी में भी जिंदा रह सकें। ऐसे ही महासागर में खारे पानी वाले जीव जंतु मिलेंगे। मानव भी अपने विवेक का उपयोग से मछली घर, बागन और पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। अब मनुष्य ने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि जैसे वहाँ का पारितंत्र कैसा है, झील का या तो नदी का, तो उसने उस हिसाब से अपना खुद का मछली घर बना लिया। इसी प्रकार उसने अलग अलग कृत्रिम पारितंत्र की रचना भी कर ली उसके एनवायरनमेंट को समझ के और उसको कृत्रिम रूप से बना के। पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवाधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। तो पारितंत्र इकोसिस्टम वो पूरा एरिया होता है जिसमें जीव जंतु और बाकी पेड़ पौधे एक दूसरे के से इंटरलिंक हो और पर्यावरण से उनके भौतिक या रासायनिक कारकों से भी के रूप अनुरूप क्रिया करते हो, उसको बोलते हैं पारितंत्र। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है, एक दूसरे से एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है इनकी। चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। पारितंत्र कैसे बनता है? तो अभी हमने देखा पारितंत्र कैसे बनता है। सभी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो आपस में जो इंटरलिंक रिलेशनशिप होता है एनवायरनमेंट का पेड़ पौधों के साथ और जीव जंतु और मानव के साथ, उसी को पारितंत्र बोलते हैं। वैसे ही पारितंत्र बनता है। अब अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? अब देखो, मरुस्थल प्राकृतिक है, नेचुरल बनाती है। पार्क मैनमेड है। वन और समुद्र भी प्राकृतिक हैं। तो इनमें से प्राकृतिक कौन सा नहीं है? पार्क है, क्योंकि ये कृत्रिम है, ये ह्यूमन ने बनाया, तो इसको पार्क को लिख देंगे हम यहाँ। फिर तीसरा प्रश्न क्या दिया है? दिए गए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। अब संकेत क्या है? पर्वत, मरुस्थल, वन और तालाब। तो पहला क्या है? मछली, पानी, कमल का फूल। तो ये अभी हमने देखा, ये पानी के आसपास के हैं ना, मछली को भी चाहिए पानी भी होगा वहाँ, कमल के फूल को भी। तो इनमें से सबसे पास कौन सा है? तालाब। तो यहाँ आ जाएगा तालाब। फिर है रेत, ऊँट और कैक्टस। ये सब किसके हैं? मरुस्थल के हैं या रेगिस्तान के हैं। तो इसमें संकेत में मरुस्थल दिया भी गया है, तो यहाँ आ जाएगा मरुस्थल। फिर है घने जंगल, जंगली जानवर, मिट्टी। तो ये किस चीज़ के हैं? ये वन के हैं। जंगल में ही मिलेंगे ना, घने जंगल भी मिलेंगे, जंगली जानवर भी मिलेंगे और मिट्टी तो होगी, तो यहाँ आ जाएगा वन। फिर है शंकुधारी वृक्ष, भेड़ और बर्फ़। ये सब किसके हैं? हायर। बर्फ़ कहाँ गिरेगी? बर्फ़ वहीं गिरेगी जो आसमान से, मतलब धरती से ज़्यादा ऊंचा होगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ? पर्वत। तो ये पर्वत के हैं। तो चलिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ये अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इसके बारे में इस वर्कशीट के बारे में बताया गया है। अब जस्ट थिंक, ये चीज़ें आप सोचो कि जो कैक्टस है उसमें हॉर्न्स क्यों होते हैं, उसके कांटे क्यों होते हैं? या कैमल जो है उसको शिप ऑफ डेजर्ट क्यों बोलते हैं? या लोटस की जो लीव होती हैं वो फ्लैट क्यों होती हैं, कर्व वाली क्यों नहीं होती? या फ्रॉग पानी के आसपास ही क्यों मिलते हैं? या जो कोस्टल एरिया के जो एरिया हैं वहाँ पे जो पीपल हैं वो ज़्यादातर मछली क्यों खाते हैं? द एनिमल, द वेजिटेशन एंड द वे प्लांट लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जहाँ जहाँ आदमी या एनिमल रहेंगे और जहाँ पेड़ पौधे होंगे वो
अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलते हैं, एक जैसे नहीं मिलते। जैसे ऊँट है वो ज़्यादा पानी की जगह नहीं मिलेगा आपको, वो रेगिस्तान में मिलेगा। मेंढक है वो रेगिस्तान में नहीं मिलेगा। कैक्टस है वो पानी में नहीं मिलेगा, वो डेजर्ट में ही मिलेगा। ऐसे ही ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जो प्लांट और एनिमल हैं वो अपनी सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं और उस हिसाब से अपना चेंजेस भी ला लेते हैं ड्यूरिंग एवोल्यूशन। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पे निर्भर भी रहते हैं। दीज रिलेशंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कैसे बनता है? जो ये रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ या सराउंडिंग के साथ, ये सब मिला के बनाते हैं इकोसिस्टम। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि कैक्टस है उसके लीव की जगह उसमें कांटे क्यों लगे होते हैं। वो इसलिए लगे होते हैं क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है और वाटर लॉस ना हो डायरेक्ट सन से, इसलिए कैक्टस की लीव्स की जगह कांटे आ गए हैं और फोटोसिंथेसिस वो स्टेम से करता है, इसलिए वो ग्रीन कलर का भी होता है। ऐसे कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो कैमल ने अपना एनवायरनमेंट उसके हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। वो काफ़ी हैवी वेट भी इतनी गर्मी में एक तरफ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। उसके हेयर्स होते हैं काफ़ी बॉडी पे, जिससे हीट लॉस से वाटर लॉस नहीं होता। और उसके पैरों के नीचे भी काफ़ी गद्देदार पैर होते हैं जिससे उसको हीट भी नहीं लगती वहाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से उसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। लोटस प्लांट की लीफ फ्लैट क्यों होती हैं? ताकि वहाँ पानी ना पड़ पाए और उसके स्टोमेटा क्लोज ना हो पाए, जिस वजह से अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाएगा और फोटोसिंथेसिस में भी उनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो खाना बनाने के लिए ही उसको फ्लैटेंड लीव होते हैं मेनली, ताकि उस पर पानी ना रुक सके क्योंकि पानी वाले एरिया में ज़्यादा रहता है। मेंढक है वो पानी के पास क्यों रहते हैं? मेंढक वैसे बाहर भी रह लेगा लैंड पे, बट पानी के आसपास ही वो इसलिए रहते हैं क्योंकि अगर उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी तो वो मर जाएंगे, तो उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही कोस्टल एरिया में मछली ज़्यादातर क्यों खाते हैं? क्योंकि जहाँ पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ मछलियाँ ज़्यादा होगी, तो मछलियाँ ही खाई जाएंगी और क्या खाया सकता है बेचारा वहाँ। उसके बाद बताया गया एन इकोसिस्टम हैज़ ऑल द फैक्टर्स दैट इंटरेक्ट इन ए स्पेसिफिक एरिया वेदर दे आर बायोटिक और अबायोटिक। एक इकोसिस्टम क्या है? उसके अंदर सारे फैक्टर होते हैं बायोटिक और अबायोटिक, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे सॉइल से भी जुड़ा हुआ है, वाटर अबायोटिक हो गया और बायोटिक हो गया फ्रॉग। तो इकोसिस्टम इसका हो गया कौन सा? पॉन्ड वाला। ऐसे एक दूसरे से इंटरेक्ट या इंटरलिंक होते हैं। Every specific ecosystem in the world has its own condition created for its inmate object। सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, उसी जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही वहाँ जीव जंतु वहाँ रह पाएंगे। Those conditions determine what kind of living things will be able to live there। Organisms can flourish only where their needs are met। वहीं पे जीव जंतु या पेड़ पौधे उग पाएंगे जहाँ उनको रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से उनको मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो वहाँ वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। इन सब एरिया में अपना खुद का भी इकोसिस्टम हो सकता है। जैसे जो मछलियाँ ओशियन में रहेंगी खारा पानी में, वो पॉन्ड में नहीं मिलेंगी, वो मीठे पानी में नहीं मिलेंगी। ऐसे ही इनका सबका अपना अलग अलग इकोसिस्टम होता है। Humans have also used their discretion to create artificial ecosystem like aquarium, plants and gardens। अब जो ह्यूमन है इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इकोसिस्टम अलग अलग का पढ़ा, इसको रिसर्च की, इनको देखा और अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना लिया। अब जैसे एक्वेरियम्स में जो उसका स्मॉल पॉन्ड्स का इकोसिस्टम है उसी का आर्टिफिशियल बना दिया ताकि वही मछलियाँ एक्वेरियम में भी रह सकें। अब ये यहाँ आपको देखो इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड भी दिया गया है। पॉन्ड के आसपास पेड़ पौधे भी हैं, ये सारस भी हैं, कमल के फूल भी दिखाए गए हैं, अंदर मछलियाँ भी होंगी। इकोसिस्टम इसमें बताया गया क्या होता है। इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो इकोसिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम फॉर्म्ड कैसे होता है, सारे उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे से फिजिकली या केमिकली फैक्टर
से और इन्वायरमेंट से इंटरेक्टेड होंगे, इंटरेक्शन होगा उनका, इंटरलिंक होंगे और ये एक दूसरे से एनर्जी और मटेरियल पे ट्रांसफ़र होंगे। जैसे मछली है, मछली छोटे जीव जंतु को खाएगी तो उससे उसको मटेरियल मिलेगा और एनर्जी ट्रांसफ़र उससे, जैसे ये सारस उसको खाएगा या और ह्यूमन खाएंगे तो ऐसे ही एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती रहती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ इज़ इकोसिस्टम फॉर्म, इकोसिस्टम कैसे फॉर्म हुआ। तो ये भी हमने देखा है इकोसिस्टम कैसे बनता है। सारे बायोटिक, अबायोटिक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल और केमिकल फैक्टर से, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उससे इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. Question number 2, which of the following is not a natural ecosystem, इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो आप देखेंगे डेजर्ट, फॉरेस्ट और सी, समुद्र भी, जंगल भी और मरुस्थल भी, ये तो नेचर से बनाए गए हैं। बस पार्क है जो मैन मेड है, तो इसमें नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, पार्क इसमें नहीं है क्योंकि वो मैन मेड है। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। ये हिंट्स दिए गए हैं माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट और पॉन्ड। तो ये हमें इकोसिस्टम आइडेंटिफाई करना है। फिश, वाटर, लोटस फ्लावर, ये सारे मछली, पानी, ये सब कहाँ मिलेगा आपको, पॉन्ड्स में मिलेंगे, तो यहाँ लिख देंगे पॉन्ड। फिर है सैंड, कैमल, कैक्टस, ये सब कहाँ मिलेंगे, ये आपको डेजर्ट में मिलेंगे, रेगिस्तान में मिलेंगे ना, ऊँट, कैक्टस और मिट्टी, तो इसका हम लिख देंगे डेजर्ट। फिर नेक्स्ट है डेंस फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल, सॉयल, तो इसमें दिखा भी रखा है डेंस फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, जंगलों में मिलेंगे, ज़्यादा पेड़ होंगे, जंगली जानवर होंगे और मिट्टी होगी, तो ये हो जाएगा फॉरेस्ट का। फिर नेक्स्ट है कॉनिफेरस ट्री, शीप्स एंड स्नो। अब बर्फ़ हमेशा पहाड़ों पे मिलेगी और कॉनिफेरस ट्री जो होते हैं कोन के आकार वाले, वो भी वहीं मिलते हैं क्योंकि वहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो उनके पत्तों पे ज़्यादा देर रुक ना पाए बर्फ़, इसलिए वो कॉनिफेरस ट्री भी माउंटेन पे मिलेंगे, तो यहाँ लिख देंगे माउंटेन। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।